हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, फिर उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान लेक्चर है, मतलब जो एकदम बिल्कुल यूनिट वेक्टर जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पर ये बहुत ही इजी टॉपिक, इजी लेक्चर है। ठीक है, मुझे लगता है कि वेक्टर्स में सबसे इजी आपको यही लगेगा, तो एक शॉट में इसको देख जाइएगा। ठीक है, इसमें मतलब आपको कुछ भी नहीं है कि रो करके। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ से आने वाली हैं सारी चीज़ें इजी हैं। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड अब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, रिलेटेड है। तो अब इजी बिल्कुल टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई एक वेक्टर बनाया, लेट्स सपोज दैट ए वेक्टर। ठीक है, ओके, तो ए वेक्टर मैंने बनाया, तो कहा मैंने कि अब मुझे अब ये जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ये बना रहा है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए वेक्टर का इस पे एक्स एक्सिस पे कितना इफेक्ट होगा। जो ए वेक्टर का एक्स पे जितना इफेक्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, तो मतलब इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं दो पार्ट में। बस आप देखते जाइए कैसे ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा इस पे। तो इसको करने का तरीका जो है बेसिक सिंपल सी बात है कि करते क्या है कि जब भी कंपोनेंट निकालना होता है तो जिस पर निकालना है उसके परपेंडिकुलर हम लाइट मतलब टॉर्च जलाते हैं, या फिर सूर्य की रोशनी उसके परपेंडिकुलर, या फिर टॉर्च जलाते हैं। तो यहाँ से टॉर्च जलाया तो यहाँ से रोशनी इस पे पड़ी, बिल्कुल परपेंडिकुलर रोशनी बड़ा डालनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब इस पे मैंने रोशनी डाली तो इस पे जब रोशनी डालेगी तो इसकी परछाई यहाँ पे पड़ेगी, इस पे परछाई पड़ेगी। तो ये जो परछाई इस पे पड़ी, इतना हिस्सा परछाई इस पे पड़ेगा। तो इस कम ए वेक्टर का जो इस पे परछाई पड़ा, यानी कि जो इसका इफेक्ट पड़ा इस एक्स एक्सिस पे, वो ए का इस क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। या फिर उस ए वेक्टर का इधर कितना कंपोनेंट है उसको बोलेंगे जो इस पे परछाई पड़ी। ठीक है, अब वो मुझे परछाई कितनी पड़ी निकालना है। ठीक है, थोड़ा देसी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि परछाई परछाई, पर ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये इसका कंपोनेंट है। ठीक है, इसका इस पे कितना कंपोनेंट आ रहा है वो। तो ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ कि इसको ओ पी क्यू ऐसे बोलते हैं कि ट्रायंगल ओ पी क्यू में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में मैं अगर साइन थीटा ले, पहले कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा अगर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पे, ओपी है। ठीक है, वेक्टर नहीं बना रहे, ओपी, वो आदत हो गई ना वेक्टर बन, ओपी। ठीक है, ओपी लेंथ है। ठीक है, ओपी लेंथ है। ठीक है, और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है यहाँ पे ओ क्यू है। तो ओ क्यू जो नथिंग बट ओ क्यू जो है वो ए है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ पी बाई अभी ए लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ओ पी इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ठीक वैसे ही साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला हिस्सा है। अब साइन थीटा लेंगे, तो अब देखिएगा ध्यान से, अब साइन थीटा लेने से पहले अब इधर से हम लाइट डालेंगे। ठीक है, उस साइड से पहले हम क्या, एक्स पे कंपोनेंट देखना है तो हमें वाई एक्सिस के अलाउंग मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइट गिरानी पड़ेगी। अब मुझे एक्स एक्सिस की तरफ से लाइट आनी है और y पे गिरेगी। ठीक है, अगर y पे कंपोनेंट देखना है कि कितना है, तो ऐसे मैंने लाइट डाली। ठीक है, तो जब इससे लाइट ऐसे डाला
तो इसकी परछाई जो होगी यही इतनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या होगा आप ही खुद ही बताओ, वो यही होगा। तो अब ये जो परछाई होगी, चलिए ओ मान लेते हैं, तो ओ पी क्यू, चलिए आर मान लेते हैं ना, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ओ आर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ओ आर जो है ये पी क्यू के इक्वल है ना, पी क्यू के इक्वल है ओ आर जो है। तो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो पी क्यू और हाइपोटेनस जो है मैं सीधा ए ही लिख देता हूँ, हाइपोटेनस ए ही तो होगा, अरे वो मैं लिखता, चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो पी क्यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू इक्वल टू ए को इधर भेजेंगे तो ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, यानी कि जो ए वेक्टर है ना, इसको मैंने इनका दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इधर की तरफ ए साइन थीटा, राइट, ये हो गया, ये बढ़िया बात है। चलिए, तो अब ये मत रट लीजिएगा, ये तो रटना बिल्कुल फजूल की बातें हैं कि एक्स एक्सिस है तो एक्स पे कॉस थीटा हमेशा लेंगे और इस पे साइन थीटा लेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने थीटा ले लिया यहाँ तो फिर क्या करोगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर थीटा डिसाइड करेगा किधर कॉस होगा किधर साइन थीटा होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है, फिर बताते हैं। ठीक है, हो गया। प्रोजेक्शंस लेने के लिए ध्यान रखिएगा कि हम लाइट क्या करते हैं, गिराते हैं, परपेंडिकुलर उस पर लाइट गिराते हैं, सिंपल। वैसे क्या होता है ना, थोड़ा कंपोनेंट सम फील आता है कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट का फील आता है लाइट गिराने से, इस वजह से ऐसा लिया, ठीक है। सर रियली में थोड़ी लाइट गिरती है कि नहीं। अच्छा, आपको अगर कोई ऐसे बोले, ठीक है, अपने मन से दे रहे हैं, ठीक, ये कोई एक वी वेक्टर है, तो यहाँ से थीटा बोले तो क्या करेंगे हम, फिर अब ये होगा वी कॉस थीटा, ये होगा, और ये क्या होगा वी साइन थीटा। जिधर थीटा लगा हो उधर की तरफ कॉस लेंगे, तो इधर की इफेक्ट क्या होगा वी कॉस थीटा, और इधर की तरफ वी साइन थीटा, ठीक है। अब ये ना लेकर के अगर आपको कोई ऐसे बोल देता है, लेट्स सपोज दैट ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे थीटा दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर मान लेते हैं ये कोई एफ है तो ये एफ कॉस थीटा, तो ठीक इसी के परपेंडिकुलर ये वाला जो होगा एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसे हम कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहे हैं, कंपोनेंट के दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, कंपोनेंट को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये नोट करना है, नोट करिए चाहे। अब इधर इसका कंपोनेंट देख लीजिए, ठीक है, इधर की तरफ एक वेक्टर है 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इस पर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए डालते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट देखना है, तो कोई बात नहीं, एरिया पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर इससे हम लाइट डालेंगे भी तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, दिमाग में आ रहा है ना भाई, इससे इस पर लाइट डालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई लेंथ आएगा ही नहीं, तो जीरो कंपोनेंट हुआ ना, तो एक्चुअली में जीरो कंपोनेंट हुआ है, ठीक है। तो इधर अगर चलो आप उस फॉर्मूले से करना, तो चलो एफ कॉस 90 रख देते हैं, एफ कॉस 90, तो अब यहाँ पे 3, अब 90 जो है 0, तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अगर ये पूरा सीधा है और इधर की तरफ से अगर मैंने क्या किया, मैंने लाइट डाली, तो पूरा का पूरा लाइट इतना ही आएगा, तो कुछ नहीं। अगर कहेंगे कि एफ साइन 90 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, और साइन 91 होता है तो 3, तो यानी कि जो वेक्टर है वही कंपोनेंट भी है इस साइड में, पूरा का पूरा इफेक्ट इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो पूरा खड़ा ही है, वैसे पूरा खड़ा है, इसी पे ही खड़ा है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस पे जाएगा,
और एक्स एक्सिस पे कोई जाएगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और अगर वैसे ही मैंने ऐसे बना दिया तो ऐसे 3, तो इस पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा, एफ वाई 0 हो जाएगा, एफ एक्स पूरा जो होगा 3 न्यूटन होगा, है कि नहीं। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही बता दिया, किसी के दिमाग में हो तो ऐसा। इसका अगर 90 पे है तो उसका कोई इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर वाले पे नहीं जाता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्टाइल में आपको समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। जब प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि एक्स एक्सिस में जो कुछ हो रहा है, वाई एक्सिस में जो कुछ हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस में अपनी दुनिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपनी दुनिया है, ठीक है। अलग अलग भी लोग इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं, ठीक है, वो इसी कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा वहाँ पे कि जो मैंने अभी बात बोली है, जब प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो बात उन्होंने बोली थी यहाँ पे वो काम आ रही है, ठीक है। ओके, तो एक जब मैकेनिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो होता है कि इंक्लाइन प्लेन, दो चीज़ों से काफ़ी लोग डर जाते हैं। पहले तो इंक्लाइन प्लेन देखते ही आधे लोग खिसक जाते हैं, क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। और एक होता है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग और इंक्लाइन प्लेन मिल गया तो मतलब क्वेश्चन टफ बन गया, लोगों का ऐसा मानना है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है। स्प्रिंग को हम पूरा अच्छे से एक लेक्चर में पूरा अच्छे से उसको एक लेक्चर और या फिर एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ। स्प्रिंग फोर्स 2 लेक्चर्स में जो भी होगा अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट करना थोड़ा मुश्किल दिखता है ऐसा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट की बात क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं कि कंपोनेंट कैसे होता है, तो बस आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है और इसके आपके कंपोनेंट करने हैं mg के, तो मास रखा हुआ है तो mg जो है इतना सभी जानते हैं कि नीचे की तरफ mg लगेगा। ये तो सभी छोटे क्लास में पढ़े होते हैं, पूरा एकदम टू और द सेंटर लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि यह नीचे लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है। मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन का है कि अगर ऐसा है यहाँ पे m मास रखा हुआ है तो ऐसे लगेगा mg ऐसे नहीं लगेगा अरे भाई, वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ऐसे रखा हुआ है ना तो वो सेंटर की तरफ लगता है mg, यही है, ठीक है। वो जो दिख रहा है ना, वो ये पूरा एक बड़े पैमाने पे हम लोग देख रहे हैं अर्थ को छोटा करके, एक्चुअल में ये वही चीज़ है, ये सेंटर की तरफ। अगर अर्थ पूरा एक बड़ा बना है ना, पूरा बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो सेंटर की तरफ जा रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ जाता है। और ऐसे अगर मैंने बना दिया, अगर ये अर्थ है और आपने ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड द सेंटर, तो mg टुवर्ड द सेंटर लगता है, ठीक है। तो ऐसे बना दिया, ओके। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी, और ये थीटा दिया हुआ है, इंक्लाइन जो प्लेन का एंगल जो है हॉरिजेंटल से थीटा है, तो मुझे इसका कंपोनेंट करना है एलोंग द इस ये इंक्लाइन के एलोंग द कितना कंपोनेंट आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस ऐसे ही मानेंगे और वाई ऐसे ही मानेंगे, हम कैसे भी मान सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करके इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मैंने क्या कहा कि इस तरीके से मैंने एक लाइन खींची। मैंने लाइन क्यों खींची बताते हैं, क्योंकि ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दूँ ऐसे, ताकि आपको समझ में, ठीक है। ऐसे मैंने लाइन खींची, ठीक है। अब आप ये सोचें कि ये जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, ऐसे आप ये देखिएगा कि ये जो है ये 90 है, आप कहोगे हाँ 90 है क्योंकि ये पूरा सीधा है इस पर, ठीक है। तो ये 90 है, ये 90 है, तो अगर मैं ये कहूँ 90 माइनस थीटा तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको?
नहीं होगी। अगर किसी को हो रही है प्रॉब्लम तो ले भाई x मान लेते हैं इसको, तो ये थीटा मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं। तो x प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 90 माइनस थीटा, तो x को जो है 90 माइनस थीटा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दिया, बस समझाने के लिए मैंने बताया। ओके, अब ये जो है पूरा इस पे परपेंडिकुलर है, पूरा ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे 90 पे है। ठीक है, ये प्लेन ऐसे है तो ये 90 पे है, इस इंक्लाइन प्लेन से 90 पे है, तो ये पूरा 90 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो इसको मैंने मान लिया, लेट सपोज दैट अल्फ़ा माना, अल्फ़ा मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90 माइनस थीटा और प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90 के बराबर होगा। भाई ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के 90 के तो बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल 90 के बराबर होंगे, तो लिख दिया। फिर 90 90 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू थीटा हो गया, यानी कि जो अल्फ़ा मैंने बनाया है वही थीटा है। तो मैं इसको अल्फ़ा ना कह करके इसको थीटा कहता हूँ। तो यही मैं समझाना चाहता था, लोगों को एक्चुअल में यही नहीं समझ में आता है कि ये कैसे थीटा हो गया। ठीक है, ये कैसे थीटा हो गया, तो बस वही समझाया कि ये थीटा कैसे हुआ है। ठीक है, तो अब थीटा हो गया, तो मैं अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर की तरफ बना देता हूँ। ऐसे कि अगर ये थीटा है और यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, और जब भी ऐसे mg नीचे की तरफ हम लगाएंगे तो इससे तुरंत एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, तो उस परपेंडिकुलर से और mg जो होगा उससे थीटा एंगल बना रहा होगा, हम पूरी लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे। ठीक, पूरे लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे। ठीक है, ये थीटा होगा, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा होगा। अच्छा, तो अब इसका कंपोनेंट करना मेरे लिए आसान है। तो जो थीटा से जुड़ा होता है इधर की तरफ अगर हम लाइट ड्रॉप करेंगे तो यही क्या होगा, mg cos थीटा होगा, और इधर की तरफ mg sin थीटा होगा। ठीक है, इसके ठीक परपेंडिकुलर mg sin थीटा होगा, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी से एक और इसको लेवल आगे लेकर के जाना चाहते हैं, मेरा मन है आगे ले जाने का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, नॉर्मल ऐसे लगता है नीचे की तरफ नॉर्मल लगता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, नॉर्मल लगता है, तो इसका नॉर्मल का कंपोनेंट इधर की तरफ अगर मैं कहूँ तो n cos थीटा होगा इधर की तरफ। अच्छा, इसमें अगर कई चीज़ें बन गई तो रहने देते हैं, रहने दे। mg वाला समझ गए ना, mg वाला समझ गए। ठीक है, अभी रहने देते हैं। ठीक है, पहले इसको इतना नोट कीजिए, क्योंकि एक ही बार उसमें बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि थीटा है mg cos थीटा, इधर की तरह mg sin थीटा। ठीक, मैं थोड़ा सा आराम हो रहा हूँ। देखो, मैं एक और बात बता दूँ कि जो लोग इसको रिपीट कर रहे हैं उनको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ उनका जो भी पेन है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, पर क्या करें, जिसको कुछ भी नहीं आता बस उनके लिए है। ठीक है, इतना नोट कर लिए ना। यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, हाँ, तो अब नीचे की तरफ mg लग रहा है और इधर की तरफ नॉर्मल में n लगता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी mg वाला जो हिस्सा है, चलिए उसको ऐसे रख लेते हैं। तो अब n का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, n cos थीटा होगा, और इधर की तरफ, अच्छा ये ऐसे है तो ठीक इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये क्या होगा आपका n sin थीटा होगा। इसको आप भूलेंगे नहीं, n का कंपोनेंट और mg का कंपोनेंट, भाई ये है तो इसका कंपोनेंट इसकी तरफ n cos थीटा और उसके ठीक उसके n sin थीटा। ठीक है, वो भूलेंगे नहीं।
ठीक है। और कुछ चीज़ें आ सकती हैं, फ्रिक्शन उक्शन आता है, बाद में बताएंगे। इसमें बहुत रोटेशन जब आएगा तो फ्रिक्शन आएगा, मेरा बहुत मन तो है फ्रिक्शन का भी करने का, पर कोई बात नहीं, हम 2 ही करेंगे, वरना आपको पता नहीं क्या होने लगता है, पर यही 2 रहने देते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दिमाग में पूरा फिक्स हो जाना चाहिए कि ये थीटा जो है, जो mg होता है, और mg जो होता है, जो नॉर्मल होता है इंक्लाइन प्लेन के जो लाइन, या फिर उसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, जो n, ठीक है, उसके बीच का एंगल थीटा होता है। मैंने प्रूफ किया है कि कैसे थीटा होता है, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। वैसे इस पे क्वेश्चन कराने का मतलब बहुत ज़्यादा वो है नहीं, कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, पर इजी क्वेश्चन है तो चलो 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ये पर्सन जो है, जो व्हील चेयर पे चल रहा है, अपवर्ड जो चल रहा है, ठीक है, इस पर, और रैंप ऑन द कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एंड देयर वेट जो है उसका 900 है। यानी कि जो पर्सन इस पे व्हील चेयर पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो उसका वेट जो है, वेट का मतलब होता है मास नहीं, mg, ठीक है। mg जो है, mg को ही वेट कहते हैं, वो 300 न्यूटन है, ठीक है, जो सीधा उस सेंटर पे लग रहा होगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि द रैम्प मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ द वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रैम्प। मतलब ये इस इंक्लाइन प्लेन के एलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट आएगा एक्चुअल में, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। mg sin थीटा और cos थीटा ये पूछ रहे हैं, ठीक है, निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो कितना होगा, ये होगा mg cos थीटा, थीटा मतलब क्या, अरे नथिंग बट 37, यही तो थीटा होता है, वही तो 37 होता है। हाँ, क्या बात करते हैं, यही होता है, हाँ यही होता है। अच्छा, ये होता है mg sin 37, ओके। तो बस ये इसके पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला कंपोनेंट है, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाला है, ओके। तो निकाल लेते हैं, वैसे इस क्या ही निकालें तो कोई बात नहीं। mg sin 37 और mg cos 37 और एक है mg sin 37, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो mg की वैल्यू कितनी है, 300 है, ठीक है। इसका कितना है, sin 37 कितना होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 3/5 होता है, भूलना नहीं है, 3/5। तो ये कैंसिल आउट होगा 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 180 न्यूटन, ठीक है, 180 न्यूटन इधर की तरफ, ठीक है। ये निकालते हैं भाई, ये कितना होगा 300, ठीक है, ये होगा 4/3, अरे सॉरी 4/5, क्या 4/5, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 24, ओके। तो कितना आ गया ये 240, ठीक है, सिंपल सी बात है, 240 खत्म। आपको क्वेश्चन में इतना बड़ा था तो बस वो कहानियाँ बनाते हैं, वो खास करके सिंगेज की बुक्स में बस लंबे लंबे क्वेश्चन दे करके आपको डराया जाता है, होता कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं अच्छे, ठीक है, सिंगेज का है, सिंपल सी बात है, ओके। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि ए मैन रॉ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ए मैन रॉ बोट विथ ए स्पीड ऑफ, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे रहा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना रहे, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोल रहा है, तो इसका मतलब ये, और कितने से जा रहा है वो 18। तो नॉर्थ वेस्ट जब भी बोला, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नहीं लगाया है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, तो 45 डिग्री पे होगा,
दोनों ही, इधर से 45 या इधर से 45 बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगा। ये कंफर्म है कि ये नॉर्थ और वेस्ट बोल रहे हैं तो ये 45 होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द शोर लाइन। अच्छा, ये जो इसका मतलब क्या होता है, ये तो मतलब अजीब नाम है। अरे कुछ नहीं, ये किनारा, मतलब आप समझ लीजिए किनारा जहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है, मतलब समुद्र के किनारा नहीं होता है यही, ठीक है। तट झील बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो किनारा जो है, जो भी है, शोर लाइन जो है मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ वेस्ट। अब ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको कैसे बनाएंगे, वो कितना मतलब शोर लाइन जो है कितना बना रहा है, मतलब पानी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो कितना बना रहा है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ये बना रहा है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको हमेशा बताया था कि जो भी लास्ट में लिखा हुआ हो उससे एंगल होता है, तो ये है वेस्ट, उसी से एंगल 15 डिग्री होगा। सोचे बिल्कुल सोचना ही नहीं है, इसी से 15 डिग्री होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री नहीं लग रहा है ना, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ऐसे 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 15 डिग्री ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है साउथ ऑफ वेस्ट है, ठीक है। मैं चलो लिख देता हूँ साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिख देता हूँ साउथ ऑफ वेस्ट, राइट। अच्छी बात है, इसको मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। ठीक है, तो और पूछ रहे कि ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ द वेट, मतलब बोट का जो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जो है शोर लाइन के ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द बोट एलॉन्ग द शोर, मतलब इसके एलॉन्ग भी चाहिए कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर भी चाहिए, मतलब इसके एलॉन्ग भी चाहिए, इस शोर लाइन के एलॉन्ग चाहिए कितना कंपोनेंट आ रहा है इस वेलोसिटी का, मतलब ये वेलोसिटी है, और इसके परपेंडिकुलर भी चाहिए, ठीक है। निकाल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तो निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो आप ये सोचो कि इसके अलॉन्ग निकालना, तो ऐसे नया क्वेश्चन के तरीके से सोचते हैं, ये तो सब कहानियाँ बनाई है हमको डराने के लिए, और क्या, सिंपल। ये वेलोसिटी है और ये टोटल कितना है, 45 और 15 कितना होगा, 60 होगा, है ना। ये शोर लाइन के अलॉन्ग पूछ रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग कितना होगा, v cos थीटा, यानी cos थीटा यानी कि 60 डिग्री, बात ख़त्म। फिर इसका परपेंडिकुलर यही होगा v sin थीटा, v sin यानी कि 60 डिग्री, तो बात ख़त्म। ये 60 ही तो है, ये पूरा जो है ये बस एंगल 60 डिग्री नहीं बता रहे डायरेक्टली, बस उसको घुमा फिरा के बता रहे, साउथ नॉर्थ ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वैसे ये बना दिया मैंने, वही जो है v sin 60, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, ये 18 इंटू और sin 60 होता है आपका √3/2, कटा 9√3, और इधर अगर ये वाला निकालते हैं, ठीक है, ये वाला, तो इस वाला कितना आएगा, 9 cos 18 है ना, हाँ 18 cos 60 डिग्री, अरे पूरा 60 है ना, पूरा ना बताया ना, पूरा 60, यहाँ से तो बता दिया, इसीलिए तो इसको अलग बनाए हैं कि आपको इसी में जो है यही 45 है, ठीक है, ये 15 है, बस वही चीज़ है, 2 भागों में तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 और cos 60 जो होता है 1/2 होता है, काटा 9, तो 9 आ गया, इधर 9 मीटर पर सेकेंड, और वो जो होगा ख़त्म। यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज है बस, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिया होगा, वरना इतना ही का है, बस कंपोनेंट करना है हमें, बस ये सीधा सीधा बता देते कि ये 60 डिग्री बना रहा है तो काम ख़त्म हो जाता, पर वो कह रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे ही नहीं। वैसे इसको देख करके मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक रिसर्च जो इसरो में जो होता है रिसर्च के लिए फॉर्म डाला जाता है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बाद जो भी,
तो डाला जाता है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था और एक पेज का मतलब ऐसे मैंने देखा था, बता रहे थे एक सर कि था तो मतलब कुछ भी नहीं उसमें, लेमडा इक्वल टू SC बाई मतलब आइंस्टीन की इक्वेशन लग रही थी, E इक्वल टू ऐसे करके E इक्वल टू MC² ये लगाना था और एक और फार्मूला लगाना था, ठीक है, बस यही लगाना था, यही बता रहे थे वो आइंस्टीन की थियरी वरी, तो डर के मारे कोई छुआ नहीं, लेकिन था इतना ही, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना बड़ा हो ना, वो इन्फॉर्मेशन बस आपको दे रहा है। छोटा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है, मैं बता दूं आपको। एक लाइन वाला क्वेश्चन हमेशा मतलब आप सोचो कि काफ़ी चीज़ कभी कभी बोल देते हैं एक लाइन में क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक लाइन में आपको दे दिया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो उतने ही आसान होते हैं, ठीक है। वो बस आपको डराया जाता है, बड़ा बड़ा बना दिया जा रहा है ना, तो वो उसकी बस पैरा आपको ये टेम्पर्ड होना चाहिए कि बड़े क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे उसमें शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, वो क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करने आ रही है कि नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन देने का मतलब यही है, ठीक है। कहीं आप डर तो नहीं रहे हो क्वेश्चन से, यही चीज़ है, ठीक है। अभी शुरुआत है, हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। अब देखिए हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्यों है अभी आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा कि यूनिट वेक्टर इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स जो होता है उसका फॉर्मूला तो बहुत आसानी से सभी कोई लिख लेते हैं, सिंपल सा, हमने इसके बारे में पहले बात भी की है, ठीक है, बहुत अच्छे से बात की है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है और उसको ऐसे मतलब एरो से नहीं शो करते हैं, थोड़ा सा ये यूनिक है, तो इस वजह से इसको मतलब यूनिट वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, कैप लगा देते हैं। और किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हमें लिखना है, अगर फिर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, और ये कैसे आया ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट होता है, 1 यूनिट ही होता है, ठीक है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक। ये बातें तो मतलब सिंपल है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो पर कोई बात नहीं, अब जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अब करेंगे कि यूनिट वेक्टर जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर खुद ही सोचो कि ऊपर फोर्स है और नीचे फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस या फिर यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और साथ में अब ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा गया है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा क्यों, अब उसकी बात करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है कि ये डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, क्यों इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला तो चलिए हम साइड में रख देते हैं, ये सबको पता होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा कि ए वेक्टर, और ये हमने बताया है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि आखिर इसको हम पढ़ते क्यों हैं यूनिट वेक्टर को। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि किसी एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगा, वो सभी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और कोई एक वेक्टर बी है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स तो इक्वल नहीं होंगे ना, ठीक है। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंस है, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये बात देखिए कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बता दिया कि मैंने मान लिया लेट्स सपोज दैट कि इसका 5 यूनिट लेंथ है इसका, ठीक है, चलिए 5 यूनिट लेंथ है, या फिर चलिए कर लेते हैं 4 यूनिट लेंथ, थोड़ा सा शायद इसकी याद है, और ठीक है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि जो B का मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, ये कोई भी यूनिट मीटर हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि ये वेक्टर किसका है, मीटर हो सकता है, फोर्स होगा तो न्यूटन होगा, तो ये यूनिट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है,
मैंने इसको क्या किया कि 4 भागों में इसको डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। तो हर इसका एक भाग एक एक यूनिट का होगा, एक एक यूनिट का, तो एक एक यूनिट का होगा, ठीक है। इसको डिवाइड किया और किसी एक भाग को मैंने बाहर निकाल लिया लेंथ से, इसको क्लोनिंग बना लिया, लेट्स सपोज दैट इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, ठीक है, ठीक है, और इसको मैंने डायरेक्शन दे दी इसी की तरफ, यानी ए के पैरेलल ही है, वो ए के पैरेलल ही, तो इसको हम बोलेंगे ए यूनिट वेक्टर, इसको हम ए यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका यूनिट जो है 1 है और बी के डायरेक्शन में ही है, और देखिए ए के डायरेक्शन में ही है, और जो बी वेक्टर है उसको भी 2 हाफ किए हैं, और ये दोनों पैरेलल है, ए और बी जो 2 है दोनों ही पैरेलल है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि ए और बी दोनों पैरेलल हैं। तो बी को मैंने 2 हाफ में डिवाइड किया, तो आप ये खुद सोचो कि ये जो है इसको मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसको बाहर निकाला और इसको डायरेक्शन दे दिया, तो ये बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये दोनों वेक्टर तो इक्वल नहीं है, पर अब ये देखिए इसका भी यूनिट 1 है, इसका भी यूनिट 1 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो बराबर होगा, यानी कि 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर है, यानी 1 है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब तो अब ये इक्वल वेक्टर हो गए ना, डिफिनीशन ही इक्वल वेक्टर की होती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही यूनिट वेक्टर दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही इसमें खास बात है। अब देखिएगा, यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों वेक्टर तो इक्वल नहीं है, ये दोनों वेक्टर तो इक्वल नहीं है, भले ही पैरेलल है, लेकिन इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा, इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा, ये तयशुदा बात है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग में एकदम बिल्कुल जैसे यूनिट वेक्टर आप पढ़ते हैं ना, बिल्कुल जैसे बुक्स में दिया होता है, ठीक है, या फिर कहीं भी, और वैसे नहीं, वैसे क्वेश्चन आप इस ठीक है हल्के फुल्के लगा लोगे, पर थोड़ा सा अगर घुमा के आएगा ना तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनिएगा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मैंने क्या कहा कि इधर मैंने खूब सारे वेलोसिटी वेक्टर भी बना दिए, मैंने वेलोसिटी वेक्टर भी बना दिए, फोर्स वेक्टर भी बना दिया, और एक्सेलरेशन वेक्टर भी बना दिया, और फिर मैंने कुछ और भी वेक्टर बना दिया, मान लेते हैं टॉर्क वेक्टर बना दिया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बना दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई ना, ठीक है, आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है, कोई एक्सेलरेशन वेक्टर है, कोई फोर्स वेक्टर है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे पैरेलल हैं, बस यही चीज़ इनमें कॉमन है, मैग्नीट्यूड कुछ इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये इधर ही है, ठीक है, ये भी पैरेलल है। अच्छा, और कोई वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं, फोर्स वेक्टर ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लेते हैं, जितने वेक्टर है सब ले लो, लेकिन बस इसमें कॉमन मैंने ये किया है कि ये सभी के सभी पैरेलल हैं, ठीक है। मेरा मन है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं। तो मैं अब ये चीज़ मैंने बस बताई है कि आपको कोई भी ऐसा इसमें मैग्नीट्यूड किसी का भी को इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा इक्वल लगे, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, बराबर लग लेगा, तब पर भी ये बराबर लगेगा, कोई बात नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा इसको बराबर कर देते, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बड़ा कर दें, इसको और बड़ा, ठीक। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, ठीक है।
तो ये वेक्टर्स, अगर मैं ये कहूँ कि बी वेक्टर्स इक्वल टू ई वेक्टर्स इक्वल टू एफ वेक्टर आर वेक्टर, तो ये गलत होगा, क्योंकि इनके डायरेक्शंस तो एक तरफ हैं पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। पर हम आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि इन सभी का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा। ये मैं कह सकता हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? 3 3 6 3 3 6 सब हो गए, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, ये इक्वल नहीं है, पर इनका यूनिट वेक्टर इक्वल है। हाँ, यूनिट वेक्टर इक्वल होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वेक्टर पैरेलल होगा तो उनका यूनिट वेक्टर जो होगा वो जो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ये एकदम कंफर्म वाली बात है, ये नेसेसरी है यूनिट वेक्टर के इक्वल होने के लिए, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? एफ वेक्टर, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि यूनिट वेक्टर को एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर होगा। ये सभी एक ही यूनिट वेक्टर हैं क्योंकि ये सभी इक्वल हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ठीक से नोट करिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा, ठीक है। आप नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। चलिए, तो अब रफ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं थियरी की तरीके से सिर्फ थोड़ा डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, ख़त्म हो गई बात, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई भी वेक्टर्स होता है, कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ए वेक्टर ही, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ट्यूड होता है, और फिर क्या होता है, डायरेक्शंस होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास यूनिट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट हो सकती है तो इसके पास यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डायरेक्शन तो पता है, ये डायरेक्शंस जो देता है, कौन देता है डायरेक्शंस? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। चलिए, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हम मतलब किसी से मांग लेंगे, ठीक है, किसी से मांग लेंगे। कोई भी वेक्टर जो होगा, मान लेते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस जो यूनिट वेक्टर दिखाता है, चलिए उसको ए कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मोर पेश इसलिए लिखा जाए, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, बस थोड़ा पेशेंस से रखिएगा। आपको लग रहा होगा क्या उटपटांग वाली बातें कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, बस देखिए। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक्चुअल में कि कोई एक वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट कुछ भी आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, और कोई इधर की तरफ वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट क्यू वेक्टर है। और मैंने आपसे कहा कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैंने कहा कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। मैंने कहा 2 यूनिट है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे मुझे ये चाहिए कि मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर बना करके दीजिए, ठीक है। मेरी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। अब मेरे गौर से सुनिएगा एक बात को ध्यान से, ठीक है, कि मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए कि वेलोसिटी वेक्टर मुझे एक दीजिए
जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी स्पीड जो है वो 2 यूनिट हो, यानी कि r के बराबर हो। मेरे कहने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो r के बराबर हो, r के बराबर हो, पर उसके डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। वो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? q के डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा मेरा वेलोसिटी वेक्टर बनाने का मन है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, कि वेलोसिटी वेक्टर जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, हम बना रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और वो उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, वो उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो q वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, q वेक्टर की उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो कोई भी वेक्टर होगा तो भाई मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो इन्हीं दोनों चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। तो उसको मैग्नीट्यूड हमने कह दिया कि उसको जो किसके इक्वल होना चाहिए? ये r के इक्वल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि r वेक्टर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो किसकी तरफ होनी चाहिए? q वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, q वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अब हमें बनाना है, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड को बिना डिस्टर्ब किए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो होना है 2 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं, तो नीले पेन से बनाएं। हाँ चलिए नीले पेन से बनाते हैं। चलिए यहीं पे बनाते हैं। ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, हमने बनाना शुरू किया। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 2 होना चाहिए, तो किसका मैग्नीट्यूड 2 है? r का। तो r की डायरेक्शन ना आ जाए तो कहेंगे कि r तुम अपना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दो, सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड दे दो। तो कहेगा कि क्योंकि मुझे 2 ही यूनिट वेक्टर का मुझे वेलोसिटी बनाना है, तो सिर्फ तुमसे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कह रहा कि मेरा मॉडुलस ले लो, तो ठीक है ले लेते हैं। ये बात हो गई। उसका मॉडुलस ले लिया क्योंकि मुझे 2 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन था, क्योंकि उसी का मैग्नीट्यूड जो है 2 है, ठीक है, तो वो ले लिया मैंने, ठीक है। बाद में 2 रख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में 2 रख देंगे, पहले आप समझो। तो अब इसको चाहिए डायरेक्शंस, यानी कि अब इसको डायरेक्शंस चाहिए। अब डायरेक्शंस कंडीशंस क्या है कि q वेक्टर के q के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप q से जाओगे तो पूछोगे अपनी डायरेक्शन दो, तो कि ले तो जाओ, हम ही तो हैं, तो लेके जाएंगे। तो ये ऐसे आप दिमाग में आएगा कि ऐसे लिख दोगे q वेक्टर। तो अब q वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया, पर ये गलत हो जाएगा। आप q वेक्टर से मांगे तो सही, पर इसने जो है अपनी डायरेक्शंस दी, ये सही बात है, ये डायरेक्शंस इसने दे दी, पर उसने साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड भी दे दिया। इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और चलिए मान लेते हैं इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेते, बता देते हैं। लेट सपोज दैट कुछ भी 3 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना, 3 ले लेते हैं। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं कि ताकि 3 लगे। 3 हो गया। तो अब ये 3, तो अब 3 यहाँ पे है, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं गलती जानबूझ करके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 2 है और इनटू अब इसमें क्या होगा, 3 भी ऐड होगा और इसकी डायरेक्शंस हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी वो q लिख देता तो गलत हो जाता, ठीक है, डायरेक्शंस हो जाती है, यानी कि अब ये क्या हो जाता कि 3 × 6 हो जाता। ऐसा मतलब दिमाग में आएगा कि इसकी डायरेक्शंस भी इसमें वैसे ऊपर नहीं आता। तो मैं इसको अगर ठीक से कहूँ कि q को अगर इस तरीके से लिखा जाए, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि q को अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मतलब इसके यहाँ से, चलो यहाँ से लिख देते हैं q, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे q को ऐसे लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं q का मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगर ऐसे लिखते तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, बस समझा रहे हैं मैं। 3 होगा, तो 3 × 2 × 3 और q डैश, तो यानी कि ये हो जाएगा 6 q यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब तो गलत हो गया। हमारी कंडीशन ही थी कि उसकी बस यूनिट जो उसका जो होता है 2 यूनिट होना चाहिए, और यहाँ पे हो गया 6 यूनिट। तो अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कि तब इससे कहेंगे कि q अपना यूनिट वेक्टर दो,
यूनिट वेक्टर दो, ताकि अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही हो। क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर रखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इसका यूनिट तो 1 है, इसकी यूनिट तो 1 है, और इसको सीधा यूनिट वेक्टर ही दे देंगे तो भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अब मुझे ये जो समझ आ गया कि अब जो मैंने समझा था कि अब वेलोसिटी वेक्टर मुझे चाहिए 2 यूनिट वेक्टर का, और 2 यूनिट वेक्टर मतलब 2 यूनिट होना चाहिए, और उसके साथ क्यू की डायरेक्शंस मिल जाएगी। तो अब इसको मैं बनाता हूँ फिजिकली, देखिए अगर मैं बनाऊँगा तो कैसे हो जाएगा। इससे इसको डायरेक्शन मिल गए, तो क्यू जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी के पैरेलल ही ये जो बनाऊँगा मैं वी वेक्टर, वो ये होगा जिसका यूनिट 2 होगा, और इससे मैंने इसका डायरेक्शन मांग लिया है, इसी वजह से इसके पैरेलल हो गया है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो मुझे बनाना था ये होगा, ठीक है। तो अब कहानी का सारांश ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड, जितने मैग्नीट्यूड का बनाना है वो सीधा रख दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए उसका मॉडुलस उठा करके रख दीजिए, और जिसके डायरेक्शन में बनाना है उसका यूनिट वेक्टर उठा करके आपको रखना है, जिसके डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। तब जा करके ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो जाएंगे। लोग कहते हैं क्वेश्चन से ऐसे बहुत कठिन आते हैं, पर है नहीं, आप उसको ठीक तरीके से यूनिट वेक्टर को समझो तो फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल में आते हैं, अच्छे लेवल का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में आता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है कि जिसकी डायरेक्शंस में हम मुझे वेक्टर बनाना है, उसका यूनिट वेक्टर मैं मांग लूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि क्यों अपना यूनिट वेक्टर दो, तुम्हारे डायरेक्शंस में मुझे क्या बनाना है, एक यूनिट वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर बनाना है मेरा, तो अपनी डायरेक्शंस दो, ठीक है। अब इसको आप वैसे क्या इसमें लिखोगे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जो भी अपने मन से ऐड करना है थोड़ा ऐड कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंने बताया ये आपके दिमाग में। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स जो है वो रटने वाली चीज़ भी नहीं है और ना ही लिखने वाली चीज़ है, वो कॉन्सेप्चुअली आप सोते जागते, इसका कोई रिवीजन नहीं होता है, मतलब आप जब पढ़ रहे हैं उसी समय आपके दिमाग में वो इंटर हो जाना चाहिए। तो उसी समय अगर दिमाग में आपको वो इंटर हो गया और उसका कॉन्सेप्ट में, तो यकीन करो आप सोते हुए भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको है कि अभी रिवीजन करके मुझे बताना है, तो फिर समझ जाओ कि आपको फिजिक्स आ नहीं रही है एक्चुअल में, कि तो रिवीजन नाम की, इसकी रिवीजन्स का मतलब होता है क्वेश्चंस लगाना। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब क्वेश्चंस लगाए, बिना थ्योरी को मतलब अच्छा पक्का किए क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो उनके डीप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही पकड़ में आता है, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा मैंने समय ले लिया यूनिट वेक्टर समझाने में, पर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा ना। तो बस क्या बहुत लगाओ, 22 मिनट लगा है, ठीक है। 22 मिनट में अगर आपको यूनिट वेक्टर ज़िंदगी भर के लिए समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये ख़राब सौदा है, ठीक है। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें तो अब यहाँ से अब आई जे कैप हमारे लिए बिल्कुल अब इंक्लूड हो जाता है। अब जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पीछा तो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जब आप अभी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे वहाँ पर भी आएगा, ठीक है। पर अब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। इसे मान लेते हैं ये y है और ये x है, ठीक है, x है और इधर की तरफ z है, ठीक है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। पर मैं यहाँ तो बना नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से मुझे ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ता है z एक्सिस, ठीक है। अब किसी को ऐसा अगर दिमाग में आ रहा है कि ये जो है 120 है, तो ऐसा नहीं है, 120 एंगल नहीं है, ये सभी 90 हैं, सभी 90 हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं ये सभी के सभी,
ठीक है, सभी के सभी 90 डिग्री पे हैं। ये ऐसे है पर मुझे ऐसे बनाना पड़ रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, ओके। अब आते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स पे, ठीक है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर्स होता है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर हम दर्शाते हैं आई कैप से, और इसके यूनिट वेक्टर जो होता है प्लस जे कैप से, ठीक है, प्लस बता रहे हैं, और इसका जो है के कैप से दिखाते हैं इसका, ठीक है। और सभी के सभी क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात ध्यान से रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई कैप जो है परपेंडिकुलर टू जे कैप है और परपेंडिकुलर टू के कैप है, सभी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा विजुलाइज करके बता दूं, कोई बात नहीं, एक ही बार तो बताना है ऐसे, ठीक है। किसी को बोरिंग लगता होगा, मैं समझ सकता हूं कि ये तो आम सी बात है, जो रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है वेक्टर्स के बारे में, उनके लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आई कैप है, और ये क्या है, जे कैप है, और ये क्या है, के कैप है, ठीक है, के कैप है। अब मेरी बात सुनिएगा, इतना जो हिस्सा है यहाँ से के आई कैप है, तो इधर की तरफ माइनस आई कैप होगा, और नीचे की तरफ माइनस जे कैप होगा, और पीछे की तरफ माइनस के कैप होगा, और नीचे की तरफ माइनस जे कैप होगा, ठीक है। तो अगर ये कहूँ तो ये माइनस जे कैप होगा, और इधर की तरफ माइनस आई कैप होगा, और इसके पीछे यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ अगर मैं कहूँ तो वो माइनस के कैप होगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, चलिए ठीक है, ओके। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और मैंने कोई एक ए वेक्टर बनाया, राइट, मैंने ए वेक्टर कोई बना दिया ऐसे करके, और वो थीटा एंगल पे है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ठीक है। तो मैं इसका कंपोनेंट अगर लूँगा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट लूँगा, तो मैं ऐसे इस पे क्या करूँगा, लाइट इस पे डालूँगा, तो इसकी परछाई जो होगी ऐसे पड़ेगी, और इसकी जिधर परछाई पड़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए कॉस थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा मेरा, इधर की तरफ अगर मैंने लाइट इधर से डाली तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी इतने हिस्से पे, ठीक है, इतने हिस्से पे, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है, इसका जो है हिस्सा जो है x पे आया, मतलब x का हिस्सा जो है, मतलब एक a का कितना जो है इफेक्ट पड़ा है x पर, x एक्सिस पर, उसी को कहते हैं, इसका इस पे प्रोजेक्शन है, या फिर इसका इस पे कंपोनेंट लिया गया है, ठीक है, इसका इस पे कंपोनेंट लिया, तो इसको हमने ax कहा, ठीक है। a का इफेक्ट x पे a cos थीटा है, और a का इफेक्ट y पर कितना है, ay है, और ay है, और a साइन थीटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ax पे इक्वल टू a cos थीटा, और मैं लिख सकता हूँ ay इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने सीधा सीधा लिख दिया, ये डिस्टेंस है a cos थीटा, तो a cos थीटा लिख दिया, और a साइन थीटा ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना भाई, ए वाई जो है इक्वल टू ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। मैं चाहता हूँ कि इधर की तरफ एक डायरेक्शन, एक वेक्टर बनाऊँ, इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो है क्या है, यूनिट है, अरे सॉरी ये जो है मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इनको डायरेक्शंस देने के लिए यूनिट वेक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब यूनिट वेक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो चलिए ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। तो ये क्या है, ए एक्स है, तो अगर मुझे इस इधर की तरफ वेक्टर बनाना ही है, तो ये मैं इसको आई कैप के अलोंग है, तो इधर की यूनिट वेक्टर है वो दे देंगे इसको, ठीक है।
किसी को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप भगा सकते हो, ठीक है, जिसको बिल्कुल समझ में आ रहा है वो आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये आई कैप। अब इधर की तरफ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसको डायरेक्शंस देने के लिए मैंने जे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने ही लेंथ का इस डायरेक्शंस में, जे के डायरेक्शंस में वो बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक। अब इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ एक्चुअली में, तो वेक्टर के फॉर्म में मैं जब लिखूंगा तो ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स आई कैप लिखेंगे और ए वाई जे कैप लिखेंगे, ठीक है। इसको पूरा ए वेक्टर को मैं जब लिखूंगा तो दोनों ही जो वेक्टर इसी के कंपोनेंट है ना इधर, तो इन दोनों का ही रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि अच्छा कैसे रिजल्टेंट होगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ये क्या होगा, एक्स आई कैप है, ये एक वेक्टर है, और ये क्या है, एक ये वेक्टर है, तो ये क्या है, ए वाई जे कैप है कि नहीं। तो ये जो वेक्टर होगा एक्चुअल में यही ए वेक्टर हम कह रहे हैं, तो यही तो होगा ए प्लस बी वेक्टर, है ना, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से यही तो होगा, है कि नहीं, सिंपल यही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, अब ए एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए साइन थीटा आई कैप, अब ए वाई की जगह पे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है, राइट। तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, बढ़िया बात होगी, ठीक है, अच्छी बात होगी। अच्छा ए वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मतलब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो ए होगा, ऐसे ऐसे लीजिए, ठीक। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड इसका निकालूंगा तो ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, भले से कंपोनेंट है, वो तो कॉस थीटा साइन थीटा तो हमने लाया है ना, वो था थोड़े पहले से, ठीक है। तो इसका अब हम लाते हैं, तो वो होता है मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, रट लीजिए। जो x ये होता है जो आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसका इस रूट में उसका स्क्वायर लिखते हैं, रूट में उसका स्क्वायर लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस करके रूट में रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ठीक, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, तो चलिए निकाल भी देते हैं हम लोग। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और रूट में, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बढ़िया बात है। तो ए सॉरी ये तो ए स्क्वायर, ए उसका मॉडुलस निकालना है ना ए वेक्टर का, तो अब ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 यानी कि ए आ जाएगा, यानी कि ए जो है मॉडुलस उसका ए आ गया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो बस इसका आई कैप का जो है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, रूट ले लेंगे, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। अब ये नोट कर लीजिए, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, ये सभी को पता होता है, और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे, ठीक। चलिए ये हो गया ना, ओके, दैट्स गुड। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अब बात शुरू हुई है, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो डायरेक्शन है, एंगल के फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, बात तो ये है। तो डायरेक्शंस कभी भी निकालना होता है तो वो ए टेन थीटा से ही निकालते हैं, और वो होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना आता है, तो ये यही तो है, ये कितना है, ये ए वाई है, ठीक है, ए वाई है, और ये क्या है, ए एक्स है, ठीक है, ऐसे ए एक्स है ये, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई और ए एक्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ए वाई और ए एक्स जो होता है टेन थीटा में डायरेक्शंस देता है, यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई। ये काफ़ी छोटी चीज़ आपको लग रही होगी, पर ये जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या जलवा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई इस तरीके से लिख करके दे दे, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया, तो अगर आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, तो कहा कि बताइए इसका डायरेक्शंस बताइए, ठीक है, थीटा के फॉर्म में, तो आप सीधा लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, अब उसका क्या होगा, y वाला कंपोनेंट यानी कि 4/3 सीधा लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये था। और इसको कैसे लिख पाए, क्योंकि ये ए वेक्टर से ही लिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। यहाँ से मतलब उसका y वाला कंपोनेंट ऊपर होगा और z वाला जो कंपोनेंट होगा वो x वाला जो कंपोनेंट होगा नीचे होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, ऐसे कोई भी वेक्टर दे सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप, तो बताइए इसकी डायरेक्शंस बताइए, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/5 लिख देंगे, ठीक है। इसका y वाला कंपोनेंट, ठीक है, और x वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये भूलना नहीं है कि इससे टेन थीटा जब भी पूछे ऐसे लिखना है, मुझे बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको नोट करिए, देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और किसी चीज़ को छोटी चीज़ समझ लेना ये सबसे बड़ी भूल होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए, जब उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं ना, तब जाकर के समझ आता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लग रही हैं और है भी आसान, पर ये जब क्वेश्चंस में इंक्लूड होगा तो क्लिक नहीं करता, यकीन कीजिए ये चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, पर मैं आपको इसीलिए सचेत कर रहा हूँ पहले से कि आपको क्लिक कर जाए, ठीक है, ओके। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कई सारे वेक्टर्स दे दे ए बी सी कुछ भी, तो आप उसका टेन थीटा निकालने के लिए सक्षम हो। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले एक्सप्रेसिंग ए वेक्टर इन ए यूनिट वेक्टर नोटेशन, मतलब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, और इन चारों कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में, जिसको प्लस इसको प्लस जे कैप से, नीचे वाले को माइनस जे कैप से, उसको प्लस आई कैप से और माइनस आई कैप से दिखाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इसको प्लस आई कैप और इसको माइनस आई कैप, इसको प्लस जे कैप और इसको माइनस जे कैप करते हैं, ठीक है। तो इसी का सिमिलर वर्जन, ठीक है, होता क्या है ना, अब देखो पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमें आई और जे कैप के फॉर्म में नहीं पता था सारी चीज़ें। अभी हम लोग आई जे कैप यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लोग नहीं जानते थे, पर अब जो है ना, पहले नहीं जानते थे, तो क्या करते थे कि हमें डायरेक्शंस तो दिखानी ही है, तो हम नॉर्थ साउथ यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ को इसी से बिल्कुल आप ऐसे सोचो कि इसको उठा करके ऐसे रख दिया गया, तो अब यही तो चीज़ है, प्लस जे कैप ये बन गया, और ये माइनस आई कैप, और ये माइनस प्लस आई कैप, और ये माइनस जे कैप, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो हमें आई की जगह पे पहले नॉर्थ यूज करते थे, जे की जगह पे नॉर्थ यूज करते थे, ठीक है, माइनस आई कैप की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, वेस्ट यूज़ करते थे, साउथ की जगह पे माइनस जे, ठीक है, और ईस्ट की जगह पे प्लस आई कैप, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन हम पहले भी करते थे, बस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के फॉर्म में करते थे, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी, आई जे कैप आप आ जाएगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें दोनों ही दिमाग में रखने हैं,
ठीक है, दोनों ही दिमाग में रखने हैं। और ये ईस्ट वेस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जब आप मैन रेन प्रॉब्लम जब देखेंगे, जब छाता लेकर के वो जो अम्ब्रेला वाला जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस उसमें भी आएगा। हाँ, बस वहाँ पे आई जे कैप आ जाएगा तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी रिलेटिव वेलोसिटी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब वो तो आगे की बात है कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए लिया, ठीक है, एक वेक्टर ए लिया इस क्वाड्रेंट में, और वो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसका मैंने एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका ए साइन अल्फ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर जो होता है वो एक्स कंपोनेंट का आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ जे कैप, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए एक्स जो है वो ये ए एक्स जो है वो आपका है ए कॉस अल्फ़ा, और ए वाई जो है ए साइन अल्फ़ा है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। तो मैं पूरा ए वेक्टर को मैं लिखूँगा ए कॉस अल्फ़ा, अब इसकी जगह यहाँ रख देंगे, फिर आई कैप, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, प्लस ये बिल्कुल इजी है, मतलब ये तो दिमाग में ऐसे ही छप जाता है, बस पढ़ा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अब इसमें क्या सीखना है आपको, जब दोनों ही क्वाड्रेंट अगर प्लस में है, दोनों ही क्वाड्रेंट अगर प्लस में है, मतलब दोनों ही आपका आई कैप और कहते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब वो जो होगा नॉर्थ और साउथ क्वाड्रेंट में होगा, नॉर्थ और साउथ रीजन में होगा, ठीक है, इस रीजन में होगा, ठीक है, इस रीजन में होगा ये वाला यूनिट वेक्टर। हाँ, अब बदलता रहेगा इसमें, ठीक है, तो बदलता रहेगा तो वो अल्फ़ा की एंगल बदलती रहेगी, तो अलग अलग वेक्टर की डायरेक्शंस अलग अलग होती रहेगी, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अब मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो मैं जानता हूँ कि ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर बटा ये, ठीक है, मॉडुलस। तो ए वेक्टर को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए कॉस अल्फ़ा, पहले वेक्टर रख लेते हैं, ठीक है, फिर ए साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक है, और मॉडुलस इसका निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलस बहुत आसान है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं कर ले, यहीं कर ले, ए वेक्टर का मॉडुलस, तो क्या करेंगे थोड़ा बता देते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल, अब ये पूरा क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो इस इधर से ए बाहर निकल आएगा, ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये पूरा ए मिल जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाहर निकल करके, चलिए लिख देते हैं एक बार, ए स्क्वायर, ठीक है, तो बाहर निकल करके ए हो जाएगा। तो पूरा इसका ए का मॉडुलस जो है पूरा ए आया, ठीक है, ए आया, ठीक है, ओके। तो अब मुझे इसमें से भी ए कॉमन निकालना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट किया, ओके, गुड। ये तो सब ऑब्वियस सी बात है, मतलब इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। तो बस अब देखिए, तो ए इसमें से बाहर निकाल देंगे, तो कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस साइन अल्फ़ा जे कैप बाई
ए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ए यूनिट वेक्टर ना, सॉरी ए यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर जो है अब आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस साइन अल्फ़ा जे कैप। तो इस फॉर्म में जब भी साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हो तो एंगल तो सेम होना चाहिए। उसका कॉफिशिएंट अगर 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को पहचानने का तरीका है ये, उसका कॉफिशिएंट अगर यहाँ पे 1 है तो यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, ठीक। अब नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर किस में हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ रीजन में है, अरे नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है, ठीक है, ओके। फिर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सब कुछ नोट कर लिए होंगे। इसको भी रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल अब इजी हो गया होगा। तो अब बेसिक्स तो बन ही गया इसका, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली अब ए वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमने ऐसे लिया, ठीक है, ये -x है। तो अब ये जो है आपका ए कॉस अल्फ़ा फिर ए साइन अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फिर ए वेक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस अल्फ़ा माइनस आई कैप, फिर प्लस ए साइन अल्फ़ा प्लस जे कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इधर की तरफ है तो इस वजह से माइनस लग गया, ठीक है। अब मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर, अच्छा अब सुनिएगा कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस जे कैप है। कोई कह देगा कि माइनस आई कैप है तो इस वजह से बन गया, ठीक है। इसका रियल रीज़न पता है क्या है, मैं बताता हूँ, देखिएगा। अगर कोई भी वेक्टर इधर की तरफ है, इसी कोऑर्डिनेट में है, तो ये पूरा ऐसे एंगल यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एंगल मान लेते हैं। तो कुछ क्या होगा, ये जो एंगल होगा, अगर मैं इसको कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ तो कॉस 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो माइनस आ रहा है ये वही माइनस है जो थीटा के फॉर्म में आ रहा है, वो ट्रिग्नोमेट्री से वो मैथ ही निकाल करके दे दिया है, ठीक है। तो वो माइनस आई कैप ये जो बता रहा है ना, वो यही बता रहा है, वो यही वाला माइनस है, ठीक है, ये यही वाला वो माइनस है, ठीक है। ये बस आप दिमाग में रखे रहेंगे कॉन्सेप्ट के लिए कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो 180 माइनस तो माइनस कॉस थीटा तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कॉस जो होता है निगेटिव होता है, इसमें कॉस निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तभी तो देखो साइन पॉजिटिव है। आप बोल सकते हो कि ये क्यों पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव होता है ना इस कोऑर्डिनेट में, इस वजह से इसका पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस ए साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक है। और फिर इससे हम ए से डिवाइड करेंगे। ए से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे, मतलब ए मॉडुलस निकालेंगे तो ए ही आएगा, बार बार वही। इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ए बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ए जो है अगर बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस साइन अल्फ़ा जे कैप, राइट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए यूनिट वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस साइन अल्फ़ा जे कैप, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, है कि नहीं। तो अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है नॉर्थ और साउथ रीजन में है, इस रीजन में है, ठीक है। जब ये निगेटिव आया तो नॉर्थ और साउथ रीजन में है अगर ये, और ये वाला
जे वाला आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर को पहचानने का तरीका क्या है कि जो कॉस और साइन लगे हुए हैं उसका कॉफिशिएंट जो होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और क्यों 1 होगा? क्योंकि वो ए जो है, जो ए से डिवाइड जो करते हैं वो क्या कर देता है, उसके मतलब जितना जो उसकी लेंथ है उसको यूनिट कर देता है, ठीक है, यूनिट कर देता है, ठीक। ओके, अब थर्ड में, तो अब डायरेक्ट लिख दे क्या, थर्ड में आ जाएंगे, तो थर्ड में आएंगे तो क्या होगा, यही होगा, है कि नहीं। थर्ड में आ जाएंगे तो, थर्ड में आएंगे तो फिर ये अगर अल्फ़ा माने हैं हम लोग, तो ये ए कॉस अल्फ़ा फिर ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब सीधा डायरेक्ट लिख दे तो क्या कि ए, अब देखिए ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, क्योंकि ये भी माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, ये माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है, तो माइनस कॉस अल्फ़ा ये माइनस ये हो जाएगा, फिर माइनस ए साइन अल्फ़ा ये जे कैप ये होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ए से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा आई कैप माइनस साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और ये वेस्ट और साउथ में होगा, वेस्ट और साउथ में होगा, ठीक है, वेस्ट और साउथ में होगा, ठीक। अब फोर्थ वाला आ जाते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले पे आ जाइए, इसको मिटा दें, वही चीज़ है। फिर फोर्थ वाले में अगर ये वेक्टर ए है, यहाँ से अगर अल्फ़ा दिया हुआ है, अच्छा जो अभी थर्ड वाला जो बताया था मैंने, आप ये खुद सोचो कि वही चीज़ है कि ये यहाँ पे पूरा ऐसे घूम करके आता, चलिए बता देते हैं एक बार, ये पूरा घूम करके आता तो वेक्टर ऐसे होता, तो ये क्या होता है कि 180 अगर यहाँ पे लिखोगे 180 प्लस थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा। यहाँ पर भी निगेटिव होता है कॉस, और साइन भी निगेटिव होता है, तो साइन का अगर हम लिखेंगे तो 180 प्लस थीटा, मतलब 180 और कुछ प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा यहाँ से हम ले रहे हैं, और ये पूरा 180 है यहाँ से, तो ये भी होगा माइनस साइन थीटा। तो दोनों ही माइनस इसी वजह से आ रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, ठीक है। वो यही जो निगेटिव साइन दिखा रहे हैं ना, वो यही बता रहा है, यही निगेटिव है वो, ठीक है, यही निगेटिव है वो, कि दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें, बस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो माइनस आया था थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अच्छा आपको इसमें पता है कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसमें देखिएगा कॉस पॉजिटिव आएगा और साइन निगेटिव आएगा इसमें, है ना। अभी देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है उस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो चलिए वहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा और ये ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो फिर ए वेक्टर लिख लेते हैं हम, तो ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, अब यहाँ माइनस होगा तो माइनस ए साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और वही यूनिट वेक्टर होगा, ए हट जाएगा, सिंपल, मतलब ए बी सी डी से भी सिंपल है ये, पर बस इस वजह से पढ़ रहे हैं कि कुछ छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, इस वजह से, ठीक है। रिवीजन में ये सब नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, ये बेहद ही आसान है, बेसिक से पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। तो अब ये जो टॉपिक था एक्सप्रेशन ए यूनिट वेक्टर इन यूनिट वेक्टर इन ए वेक्टर इन यूनिट वेक्टर, ये कंप्लीट है, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सिंपल सी बात है, साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है। अच्छा साउथ, हम पहले वर्टिकल वाला पहले लिखते हैं
और हॉरिजेंटल वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। वर्टिकल वाला पहले लिखते हैं, हॉरिजेंटल वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वाला पहले क्यों लिखते हैं, हॉरिजेंटल वाला बाद में क्यों लिखते हैं, कभी सोचा है? मैंने पहले ही मतलब सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था वेक्टर के कि जिससे एंगल लेते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो जिससे हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, इसी वजह से उसको बाद में लिखा जा रहा है ना। दिमाग में ये भी रखिएगा, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं और सारी चीज़ें ये याद रहती हैं तो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं, स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है कि बताइए इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। मतलब आर वेक्टर, चलिए मैं बना देता हूँ। लेट्स सपोज दैट ये आर वेक्टर है, ठीक है, जो दिया गया है एक्चुअल में r इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो r वेक्टर दिया हुआ है और इधर की तरफ ही इसी के डायरेक्शंस में कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शंस, यानी कि इसी डायरेक्शंस में होना चाहिए, इसी डायरेक्शंस में होना चाहिए। बट लेकिन वो कितने से मूव करना, पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं वो कि उसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए उसकी स्पीड, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। चलिए 10 दे देते हैं। अब इसके पास तो मैग्नीट्यूड वाला काम हो गया, अब क्या चाहिए मुझे, डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे, तो अब किसकी डायरेक्शंस मुझे लेनी है, अब देखिए किसकी डायरेक्शंस मुझे लेनी है, तो आर के डायरेक्शंस में चाहिए, तो आर की डायरेक्शंस चाहिए। तो हम कहेंगे जा कर के वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर से कहेगा कि ए आर वेक्टर मुझे डायरेक्शंस अपना दो, तुम्हारे डायरेक्शंस में मुझे जाना है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे कि मेरा यूनिट वेक्टर लेके जाओ, क्योंकि मैं तो जाऊंगा तो तुम्हारे, क्योंकि अगर मैं गया तो 10 जो है वो अब वो कुछ और बन जाएगा, 10 का मैग्नीट्यूड नहीं रह जाएगा, कुछ और मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मेरा यूनिट वेक्टर लेके जाओ ताकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शंस उसमें इंक्लूडेड है, कि तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो 10 ही होगा। बस मेरी डायरेक्शंस ले जानी है तो सिर्फ यूनिट वेक्टर लेके जाओ। तो सिर्फ उससे यूनिट वेक्टर मांग लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा काम, ठीक है। तो अब बस काम ख़त्म है, ये क्वेश्चन पर इतना ही आसान है, ओके। तो अब 10, अब यूनिट वेक्टर आर का चाहिए, तो यूनिट वेक्टर आर का तो हो जाएगा, आप जानते हैं आर वेक्टर अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी क्या है, मॉडुलस आर, तो यानी कि 3 यानी इसका स्क्वायर फिर प्लस इसका स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 25, राइट, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास आ गया 10, तभी कितना ये 10 हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। मन करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए कि जिसके डायरेक्शन में मुझे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट, ठीक है। इसको नोट करिए। क्या हुआ है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, ये दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर हैविंग
having the same magnitude, the same magnitude, having the same magnitude as B vector and parallel to A वेक्टर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, मतलब कोई वेक्टर निकालना है। तो लेट सपोज दैट वेक्टर जो निकालना है हम उसको पी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर, अच्छा कहीं ए वेक्टर ऐसे होगा, मुझे क्या पता, उसकी कोई डायरेक्शंस होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताते हैं, ऐसा नहीं है कि विजुअलाइज के बिना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कि ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। बी वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पी वेक्टर आप बनाइए, लेकिन पी वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए बी के बराबर, सेम मैग्नीट्यूड एज ए बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। लो इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, ऐसे तो देते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, अच्छा ए के पैरेलल होना चाहिए। तो ए के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ए के पैरेलल होना चाहिए। तो मैं ए से कहूँगा कि अपना यूनिट वेक्टर दो, तो एक यहाँ लेके जाओ यूनिट वेक्टर, मुझे मत ले जाना, मुझे लेके जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हम उससे मांगेंगे, बस काम खत्म। ये इतना ही आसान है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे कहना टफ है, बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। ए वेक्टर जो है, मुझे पी वेक्टर कोई बनाना था, बी वेक्टर थोड़ा सा बता दे रहे हैं एक बार और। फाइंड ए वेक्टर हैविंग ए सेम मैग्नीट्यूड बी, तो बी के मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड रख दिया, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, तो ए वेक्टर के पैरेलल ऐसे ही तो होगा, ठीक है। पी वेक्टर, अब पी वेक्टर है तो इसके पैरेलल होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये कितनी लेंथ बड़ी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि ये लेंथ कितनी बड़ी होगी, वो कितनी लेंथ बड़ी होगी इसकी, उतनी ही होगी जितनी बी की होगी। पर इधर ओरिएंटेशन डिपेंड किया, क्यों? क्योंकि इधर ओरिएंटेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसके डायरेक्शन में है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर उससे मिला, ठीक है। बस बात ख़त्म, ठीक है। अब ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आ जानी चाहिए, है कि नहीं, कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। अच्छा बी, तो बी, तो चलिए बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड कहाँ गया भाई, ये है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है। और ए का यूनिट वेक्टर, अच्छा तो यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर रूट में 9 प्लस 16, यही तो होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये 49 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 76, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 625, ये 5 बाहर निकल आएगा, ठीक है 25 पर, ठीक है। थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दें, ठीक है। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर है, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। और ये 5 है, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5, ठीक है। तो P इक्वल टू ये 15 आई कैप और ये 20 जे कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा,
यही p वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, मैंने 24 का ये लिख लिया है, तो आपने कैसे याद है? मैं याद रखता हूँ, मैं कैलकुलेशंस जब भी यहाँ ये करने से पहले मैं कैलकुलेट करके रख लिया होता हूँ और रट भी लिया होता हूँ, क्योंकि टाइम ख़राब नहीं करना मुझे, ठीक है। तो ये देख करके आप ये मत सोचा कीजिएगा कि अरे ये तो डायरेक्ट कर लिया है, तो ये तो जादू हो रहा है, मतलब इनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी कैलकुलेशंस करता हूँ कॉपी पे, ठीक है, तभी ये लिख पाता हूँ, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा कि कैलकुलेशंस बहुत अजीब चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको कैलकुलेशंस खुद से करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस बिल्कुल छोड़नी नहीं है, अपने हाथ से ही करना है, इन्हें कि नोट करके उतार लिया, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है और उतना आसान भी है, ठीक है। आप ये मत रोना रोइएगा मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, आप करते नहीं हो ना। जब आप करने बैठोगे तो कैलकुलेशन आपसे होगी, हो ही नहीं सकता कैलकुलेशन आपसे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या। छोड़ी घटाना डिवाइड यही तो है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब चलिए, अब क्वेश्चंस जितने थे, मतलब मैंने यूनिट वेक्टर्स के, ठीक है, वो हो गए, बस इतना ही होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चंस होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। वो क्या पूछते हैं कि कोई अगर वी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है दिया हुआ है, आर वेक्टर है, ठीक है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, करा नहीं रहे, ठीक है। ऐसे आई कैप प्लस 0.4, ऐसे चाहे 2 दे देते हैं, 2 जे कैप, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे सी के कैप कर देंगे, ठीक है। तो इफ़ वी इज़ द यूनिट वेक्टर, मतलब कहेंगे कि वी जो है यूनिट वेक्टर है, तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ करना नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन से ऐसे कराया नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, ठीक है, रूट लेंगे और फिर इसको 1 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि क्योंकि v जो वेलोसिटी है यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका 1 होगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस, इतना आसान क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाला, फालतू क्वेश्चन है सर, ठीक है। अभी इनको ऐड कीजिए, उधर क्या है, सी निकल आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कर भी लोगे यार, 0.9 जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। 0.00 इस जो भी करना है, ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाला। ओके, तो चलिए, ये चीज़ें हो गई। थोड़ी सी एक आपको बात बतानी है, जिससे आपको आंसर जब निकल रहा है तो उसमें एनालिसिस करना बड़ा आसान होगी। देखिए, होता क्या है ना कि अगर ये कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, 3i कैप, ये बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, ठीक है, टॉपिक ही नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक कौन पढ़ा, टॉपिक बोर्ड के लिए लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 3i कैप 4j कैप, अगर मैं इसके पैरेलली कोई वेक्टर बनाऊँ ना, तो क्या होगा कि अगर ये बी वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट बी वेक्टर है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, और ये 3i के प्लस 4j कैप के मल्टीपल, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल होगा, अगर कोई आपको ए वेक्टर है तो उसमें उसकी कोई पैरेलल वेक्टर है तो उसमें कुछ कॉमन होगा। मान लेते हैं कि ये 2 है, तो अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 6i कैप प्लस 4j कैप, तो ये 2 वेक्टर्स पैरेलल अगर हैं तो उनमें कुछ कॉमन ज़रूर होता है, और बाहर निकालोगे तो उसी के तरीके से दिखेगा। और पैरेलल है तो उनके कॉफिशिएंट तो तयशुदा बात है कि कॉफिशिएंट जो हैं वो इक्वल होंगे, बस उनमें से कॉमन निकाल लेंगे तो आपको दिखेगा। तो पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, उसमें एक कोई कॉमन फैक्टर होता है जिससे वो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं। तो अगर मैं आपको अगर यही कोई वेक्टर बना दूं, ऐसे वेक्टर बना दूं, अगर मैं कहूं कि सी वेक्टर इक्वल टू, क्या ये इसके पैरेलल है कि नहीं है, आप खुद ही सोचो कि ये पैरेलल है कि नहीं है।
ये पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि 10 इसमें से बाहर निकालिए तो 10 जो होगा कुछ, ये जो सी वेक्टर है ये कुछ k के मल्टीपल्स में a है। तो पैरेलल वेक्टर को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, कि कोई भी ये c इक्वल टू के ए ऐसे दिया हुआ है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड में थोड़ी सी उसमें के ऐड करके उसको लेंथ को बड़ा या फिर छोटा किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, लगा क्या बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना दोनों, तो अगर ऑप्शंस दिया हुआ है तो थोड़ा सा उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं कि देखते हैं कि कोई यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर्स जिसके पैरेलल मुझे निकालना है उसके मल्टीपल में तो कोई नहीं है। तो अगर मल्टीपल में जो है, ठीक है, जो मल्टीपल में है, तो अगर जो मल्टीपल में नहीं है तो उसको पहले ही नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहचानने का थोड़ा सा मतलब तरीका है। ठीक है, ऐसा मतलब आप तो क्वेश्चंस को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि दो पैरेलल वेक्टर, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सी पैरेलल टू ए है, और क्यों, क्योंकि वो कुछ मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा आसान लेक्चर था आज का। ठीक है, बस यूनिट वेक्टर्स को सेपरेट इस वजह से बताएं क्योंकि इसमें थोड़ी सी बारीकियां होती हैं जिसको समझनी थोड़ी आसान, मुश्किल नहीं है, बस दिमाग में वो फिट बैठाना था। क्योंकि हमेशा यूनिट वेक्टर को लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई एक ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बाई ए, मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने मिटा दिया पर आप पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है।